नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है बजट का। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में अनुच्छेद नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सेंट्रल के बजट के बारे में बात करता है, मतलब कि संघीय बजट की बात करता है। जबकि आर्टिकल नंबर 202 में स्टेट बजट की बात की गई है। राज्य अपना अलग अलग बजट पेश करते हैं, जबकि पूरे देश के लिए एक संघीय बजट भी आता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, जब वार्षिक वित्तीय विवरण हम देखते हैं तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण की परिभाषा क्या है, होता क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, उसमें सरकार की जितनी आय होने वाली है और जितना अनुमानित खर्चा है, इस पूरे का अनुमान को हम वार्षिक वित्तीय विवरण या सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। क्लियर है? इसमें और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि कितना खर्च का और राजस्व का अनुमान तो है, मतलब कितना हमारे पास रेवेन्यू आएगा, कितना खर्चा आएगा। उसके अलावा क्या हमारे नए टैक्सेशन है, प्रोविजंस है, कौन कौन सी स्कीम्स आने वाली हैं, ये सारी चीज़ों का भी विवरण इसमें रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को हम वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फिर कुछ आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं कि पहला बजट, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। कब? 1860 में। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। क्लियर है? स्वतंत्र भारत मतलब कि आज़ादी के बाद का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुगम चेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था। अब देखिए, आर के शनमुगम चेट्टी जी का नाम आ रहा है, तो ये कौन थे? ये उस समय के वित्त मंत्री थे। मतलब कि एक और बात आप ध्यान रखिए, बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री, जो कि वित्त मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री होता है, वही बजट पेश करता है। क्लियर है? इसके बाद गणतंत्र भारत के संविधान लागू होने के बाद 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई जी के द्वारा बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो एक हमने डिस्कस किया आज़ादी के बाद पहला बजट, दूसरे में हमने डिस्कस किया कि गणतंत्र होने के बाद पहला बजट। क्लियर है? नेक्स्ट, पहली महिला जिनने बजट पेश किया, इंदिरा गांधी 1970 में इन्होंने बजट पेश किया था। ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, बट उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने उसका चार्ज लेते हुए बजट प्रेजेंट किया था। क्लियर है? तो पहली महिला जिनने बजट पेश किया वो है इंदिरा गांधी 1970 में। अब देखिए, बजट जो पेश करने की टाइमिंग है वो 1860 से लेके 1999 तक शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन सन 2000 में जब वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा और सरकार थी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उस टाइम से इसके टाइम को चेंज कर दिया गया। इसको बजट को पेश करने का समय क्या कर दिया गया? 11 बजे। तो तब से अब तक ये 11 बजे पेश होता आ रहा है। क्लियर है? तो 1860 से 1999 तक इसका टाइम 5 बजे था। सन 2000 में इसे चेंज कर दिया गया। उस समय वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा और प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पहले भारत सरकार के द्वारा 2 बजट पेश किए जाते थे। एक आपका जनरल बजट होता था और दूसरा आपका रेलवे का बजट होता था। क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आम बजट और रेल बजट के अलग अलग आने का, ये कब से चालू हुआ था और कब से बंद हुआ। पहले रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया 1921, मतलब कि 1860 से 1921 तक दोनों बजट साथ में आते थे। बट 1921 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसको हम कहते हैं एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ समिति। इन्होंने रिकमेंड किया था कि रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर लिया जाए। उस समय
ब्रिटिशर्स का हम पे राज था। उन्होंने रेल नेटवर्क इसीलिए बिछाए थे जिससे कि जो भी प्रोडक्ट रहता है भारत से, जो भी माल रहता है, उसको बंदरगाहों तक हमें आसानी हो पहुंचाने में। इसीलिए जो रेल बजट रहता था उसका अच्छा खासा अमाउंट रहता था, क्योंकि आम बजट पब्लिक वेलफेयर के लिए लाया जाता है। तो रेल बजट को आम बजट से अलग अलग कर लिया गया एकवर्थ कमेटी की सिफारिश में 1921 से। लेकिन इसे वापस 2017 में रेल बजट को वापस सेंट्रल संघीय बजट में शामिल कर लिया गया। क्लियर है? तो 2017 से रेल बजट को वापस संघीय बजट में शामिल कर लिया गया। देखिए 1860 से जो बजट है वो एक ही आता था, फिर वो अलग अलग हो गया रेल बजट और आम बजट 1921, फिर 1921 से लेके 2017 तक ये अलग अलग रहा और 2017 से रेल बजट को वापस संघीय बजट में मर्ज कर दिया गया। क्लियर है? आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। 2017 से पहले बजट फरवरी के अंतिम दिन में पेश किया जाता था और 2017 से बजट को फरवरी के पहले कार्य दिवस में पेश किया जाने लगा। पहले क्या होता था? बजट आपका जनरली 28 फरवरी या उसके लास्ट वर्किंग डे में आता था फरवरी के, बट 2017 से इसे फर्स्ट वर्किंग डे में पेश किया जाने लगा। इसका क्या फायदा है? पहले फरवरी लास्ट में जब वो आता था तो उसे पारित होते होते अप्रैल जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो चालू हो जाता था। तो इसका हमने काउंटर मेजर क्या किया, इसको यदि हम फरवरी के पहले वर्किंग डे में लाएंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि बजट को हम फाइनेंशियल ईयर तक आते आते उसको लागू कर देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है कि वो जो एक महीना आ रहा है उसमें हमें एक्स्ट्रा एक वोट्स ऑन अकाउंट है, लेखानुदान उसे कहते हैं, उसके माध्यम से सरकार जितना भी बजट का अनुमान होता था उसका 1/6 पार्ट पहले से विड्रॉ कर लेती थी, क्योंकि बजट उस समय तक पारित नहीं हो पाता था जिससे कि सरकार का खर्चा चल सके। तो ये जो हमने रणनीति बनाई कि इसे फरवरी के फर्स्ट डे में ही हम पेश कर दें, इससे फ़ायदा क्या है कि फाइनेंशियल ईयर लगने से पहले ही मतलब 1 अप्रैल से हमारा बजट लागू हो जाए, इससे ये फ़ायदा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, इसे भी वित्त मंत्री ही पेश करते हैं। बजट से एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होती है वो आती है। अब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट क्या होती है? देखिए बजट होता है आने वाले साल में जितना खर्चा और जितना आय होने वाली है उसका ब्यौरा होता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो साल बीत गया है उसमें सरकार ने कितना अनुमान लगाया था, कितना उनकी कमाई हुई है, कितना खर्चा हुआ है, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा होता है। साथ ही साथ भारत के पास क्या रिसोर्सेस हैं, इन सब की डिटेल, कितना हमारे पास घाटा हुआ है और जो भी चीज़ें हैं वो पूरी इन्वॉल्व रहती हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में। इसे भी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ही पेश किया जाता है बजट पेश करने से एक दिन पहले। नेक्स्ट, ये आपको क्लियर है कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो ही बजट पेश करता है। और अभी वर्तमान में 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। ये भारत की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पहला बजट पेश किया गया था इंदिरा गांधी जी के माध्यम से वो प्राइम मिनिस्टर थी, बट मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के कारण उन्होंने बजट पेश किया था, चार्ज लिया था वित्त मंत्रालय का, और उसके बाद वो एक आध साल उस पद पे थी भी, उसके बाद भी थी। जबकि जो निर्मला सीतारमण जी हैं ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है भारत की पहली। फिर एक और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख सकते हैं, हलवा सेरेमनी। अब देखिए बजट कौन बनाता है? भारत का वित्त मंत्रालय जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बजट बनाने के लिए, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत भी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एक डिपार्टमेंट होता है, उसके अंतर्गत भी उसकी एक बजट डिवीज़न होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है बजट को बनाने के लिए। इसकी शुरुआत सितंबर से ही हो जाती है। सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से जो भी अलग अलग हमारे मंत्रालय हैं इनसे मीटिंग करके पूछा जाता है कि आगे आने वाले साल के लिए आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं, और उसके माध्यम से पूरा बजट प्रिपरेशन करने की जो प्रोसेस है
वो तब से ही चालू हो जाती है। तो जब ये बजट एक पूरा रफली एक रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो पेश करने से लगभग 10 दिन पहले इसकी प्रिंटिंग चालू होती है। कहाँ पे चालू होती है? तो ये राष्ट्रपति भवन के पास नॉर्थ ब्लॉक है, वहाँ पे बजट की प्रिंटिंग होती है। वहाँ पे खुद एक प्रेस लगी हुई है नॉर्थ ब्लॉक में, वहाँ पे ये प्रिंटिंग जैसे ही स्टार्ट होती है तो जो इंडियन ट्रेडिशन है कि कुछ भी करने से पहले मुंह मीठा हो जाए, उसकी तर्ज पे हलवा बनाया जाता है कढ़ाई पे और जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बांटा जाता है। क्लियर है? यहाँ फोटो में क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद से जितने भी लोग बजट की प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें नॉर्थ ब्लॉक में ही रहना होता है। उन्हें बहुत लिमिटेड परमिशन होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी घर पे बात करने की, और वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है, किसी भी तरह की बजट से रिलेटेड कोई भी बात लीक ना हो। उसके बाद जब बजट पेश हो जाता है उसके बाद ही ये लोग अपने अपने घर जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिसके माध्यम से पूरी की पूरी सीक्रेसी मेंटेन की जा सके। क्लियर है? आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि ये बजट को प्रिंट करने की क्या प्रोसेस होती है और कैसे इसमें सीक्रेसी हम मेंटेन करते हैं। क्लियर है? इसके बाद संसद में बजट, ठीक है, ये पूरी आपकी इंफॉर्मेशन थी फैक्चुअल और स्टैटिक। अब हम डिस्कस करते हैं बजट इन पार्लियामेंट। तो सबसे पहले बजट में जितना हमारा अनुमानित व्यय है, जितना भी खर्चा होने वाला है, उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है आपका भारत की संचित निधि पे भारित व्यय। क्लियर है? भारत की संचित निधि पे भारित व्यय जिसे हम बोलते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड, और दूसरा क्या है? भारत की संचित निधि से अन्य व्यय। अब देखिए, ये जो भारित व्यय होते हैं, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं जो संचित निधि पे, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो राष्ट्रपति के वेतन है, लोकसभा स्पीकर के वेतन है, जितने भी आपने पढ़ा है कि जिनके वेतन कंसोलिडेटेड पे जैसे कैग है, जितने भी वेतन होते हैं ये पूरे संचित निधि पे भारित विषय के अंतर्गत आते हैं। इस पे क्या है? संसद पे डिस्कशन तो हो सकता है लेकिन इस पे किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं होती। दूसरा, भारत की संचित निधि से अन्य व्यय, उसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे उनको हम दूसरे भाग में डिवाइड करते हैं। इस पे क्या है? वोटिंग हो सकती है, जबकि जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उस पर वोटिंग करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं होता, केवल डिस्कशन हो सकता है। जितने भी आपके अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, कैग है, न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति हैं, लोकसभा राज्यसभा के अधिकारी हैं, इन सब के वेतन आदि ये कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? तो पहला पॉइंट जो लिखा है उस पर वोटिंग नहीं होती, दूसरे पॉइंट पे वोटिंग होगी। क्लियर है? अब देखिए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बजट को पास कराने का पूरा फ्लो चार्ट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बजट का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। जब बजट वहाँ नॉर्थ ब्लॉक से प्रिंट हो जाता है, वित्त मंत्री के माध्यम से पेश किया जाता है इसे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी लोकसभा में पहले ही पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में इसे पेश किया जाता है। पहले कहाँ पे पेश होता है? लोकसभा में। दूसरा, फिर इसमें जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन का मतलब ये है कि पहले पार्लियामेंट फैमिलियर नहीं है कि बजट में क्या है। जनरल डिस्कशन मतलब वो आम थोड़ी बहुत इस पे चर्चा करते हैं और थोड़े बहुत अगर वित्त मंत्री चाहें तो इसके बारे में कुछ जवाब दे सकती हैं। लेकिन इस समय तक बजट पे किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं होती, ना ही किसी प्रकार का कटौती प्रस्ताव की ये डिमांड ठीक नहीं है, इसे इतना पैसा नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होती। उसके बाद जब आम बहस हो जाती है, जनरली ये 3 से 4 दिन चलती है, उसके बाद 3 से 4 हफ्ते के लिए जो पार्लियामेंट होती है उसे अडजर्न स्थगित कर दिया जाता है 3 से 4 हफ्ते के लिए। ये जो स्थगन होता है इसी के कारण ही, ये जो गैप है इसी के कारण ही जो आपका बजट सेशन है उसे गैप सत्र भी कहा जाता है। जब ये गैप होता है उस समय पे जो डिपार्टमेंटल कमेटीज़ होती है जिसका टॉपिक
आप ऑलरेडी देख चुके हैं। 1993 से डिपार्टमेंट कमेटीज़ का कॉन्सेप्ट आया था और 2004 से इनकी संख्या 24 है। तो ये जो डिपार्टमेंटल कमेटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, डिटेल्ड उसमें जो भी डिमांड है उसकी जांच करती हैं। बजट में कितना डिमांड है, कितना पैसा मिलने वाला है, इन सब की डिटेल जांच की जाती है विभागीय समितियों के द्वारा। इनको यूजुअली 21 डेज का टाइम दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये जांच कर लेती हैं फिर ये रिपोर्ट पेश करती हैं पार्लियामेंट में। उसके आधार पे अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। ये जो रिपोर्ट देती हैं डिपार्टमेंटल कमेटीज़, ये इनकी रिकमेंडेशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि इनकी रिकमेंडेशन को माना जाए, लेकिन उसके आधार पे फिर वोटिंग की शुरुआत होती है। जो भी डिमांड होती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से उस पर वोटिंग की जाती है और ये जो डिमांड होती है वोटिंग होने के बाद अनुदान मांग में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है विनियोग विधेयक का पारित होना। हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 114 में लिखा है कि संचित निधि से यदि किसी भी प्रकार को पैसे को विड्रॉ करना है तो उसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करना होगा। और विनियोग विधेयक क्या होता है, जनरली आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितने भी अनुदान मांगे हैं वो हमने कंपाइल करी, उसके साथ ही जितने भी आपके चार्ज्ड एक्सपेंडिचर थे जो संचित निधि पे भारित विषय थे उसको कंपाइल किया और एक विधेयक बनाया, इसको हम कहते हैं विनियोग विधेयक। उसके बाद विनियोग विधेयक को हम पारित कराएंगे। क्लियर है? तो विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा तो उसके बाद आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए संचित निधि से इतने पैसे निकालने का अधिकार सरकार को आ गया। क्लियर है? उसके बाद का स्टेप होता है आपका वित्त विधेयक का पारित होना। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें केवल और केवल हमने ये डिस्कस किया कि संचित निधि से कैसे पैसा निकाला जाए, कैसे डिपार्टमेंट वाइज डिमांड की जाए और उनकी डिमांड को फुलफिल किया जाए। लेकिन जो छठवां स्टेप है फाइनेंशियल बिल का पास होना, आप ऐसा समझ सकते हैं कि बजट में जितने भी ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे सरकार आगे जाके कमाई करेगी, टैक्सेशन है, टैक्सेशन की पॉलिसीज़ है, इन सब को अभी तक हमने पारित कराने की बात नहीं करी। तो वो सारी चीज़ें सरकार को नए वर्ष में जो टैक्स लगाने का उन्होंने प्रोविज़न लाया है वो लीगलाइज कब होगा, जब वित्त विधेयक पास होगा। क्लियर है? तो ये आपका 6th स्टेप है। जब ये पास हो जाता है तब सरकार को नए वर्ष पे टैक्स लगाने का अधिकार, मतलब जो भी नए प्रोविजंस हैं वो लीगलाइज हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है पार्लियामेंट में बजट को पास कराने की। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड थोड़े हम पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। जैसे पूरी प्रोसेस आपको क्लियर है तो इसको जल्दी जल्दी हम देखते हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण, राष्ट्रपति की सिफारिश में बजट पहले लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद वित्त मंत्री इस पर बजट भाषण देते हैं। जो बजट पे भाषण दिया जाता है वित्त मंत्री के माध्यम से उसको ही हम बजट भाषण कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद बजट को राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। अब जिक्र हुआ है बजट भाषण का, तो बजट भाषण में सबसे छोटा भाषण एच.एम. पटेल ने 1977 में दिया था और सबसे लंबा भाषण वर्तमान में अभी 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, लगभग 2 घंटे 40 मिनट का। क्लियर है? तो ये बजट को हम क्या करते हैं, पेश करते हैं। कहाँ पे करते हैं? लोकसभा में। उसके बाद ये राज्यसभा में पेश किया जाता है। और सबसे छोटा, इस पे वित्त मंत्री जो भाषण देते हैं उसको क्या कहते हैं, बजट स्पीच। और सबसे बड़ा भाषण किसने दिया है, निर्मला सीतारमण जी ने। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन पार्लियामेंट के मेंबर्स इसे समझने के लिए करते हैं कि सरकार क्या क्या नीतियां लेके आई हैं। तीसरा पॉइंट, विभागीय समितियों द्वारा जांच। क्लियर है? बहस के बाद सदन 3-4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाती है। उस दौरान जो आपकी डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं वो इस पे जांच करती है कि ये जो डिमांड्स हैं ये कितने हद तक सही है, क्या डिमांड होनी चाहिए, और रिकमेंड करती हैं। ये जो समितियां होती हैं किसी भी तरह का कट मोशन पारित करने का अधिकार इनको नहीं है, ये अपनी रिकमेंडेशन देती हैं पार्लियामेंट को। इस बीच संसद की, क्लियर है आपको? तो ये आपकी विभागीय समितियों द्वारा जांच हो गई जो भी आपकी
डिमांड्स थी। फिर अनुदान की मांगों पर मतदान। जो विभागीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट के बाद लोकसभा में अनुदान की मांग के लिए मतदान होता है। क्लियर है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, ये जो अनुदान वर्ड है ना, जिसे हम कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान मांगे, पहले क्या है, आपकी जो मांग है वो केवल एक मांग है, लेकिन जब वो वोटिंग करके सबकी उसमें सहमति हो जाएगी तो वो बन जाएगी आपकी डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान मांग। क्लियर है? तो ये हो गया जब अनुदान की मांग होती है। इस स्टेज पे जो सदस्य होते हैं, जनरली विपक्ष, वो क्या करते हैं, अनुदान की मांग में कटौती के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। इसे ही कटौती प्रस्ताव कहते हैं, कट मोशन। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, जो भी बजट में डिपार्टमेंट वाइज की जो डिमांड आई है, इसमें आप किसी भी तरीके से डिससेटिस्फाई हैं तो आप कट मोशन लाके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, वो हम समझ लेते हैं। पॉलिसी कट मोशन, नीति कटौती प्रस्ताव। यह वह प्रस्ताव है, मान लीजिए यदि कोई सदस्य इसे लाता है तो उसको पूरी की पूरी पॉलिसी से वो डिससेटिस्फाइड है, वो एक प्रकार से चाहता है कि ये पॉलिसी यहाँ पे ना हो, इसको कोई भी पैसा ना दिया जाए। तो इस पे विरोध जताने का क्या तरीका है कि उसकी जो जितना पैसा उस पॉलिसी को मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसकी राशि को 1 रुपये कर देंगे। और यदि ये प्रस्ताव आ गया, मतलब कि पारित हो गया, तो जो भी राशि है जो उसको मिलनी थी उसको हम कितना कर देंगे, 1 रुपये। दूसरा होता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। मान लीजिए कोई पॉलिसी है, उसमें इतनी धनराशि दी जा रही है, इतना पैसा दिया जा रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा उस पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने से भारत की अर्थव्यवस्था पे, जो इकोनॉमिक कंडीशन है भारत की, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि इस राशि को थोड़ा आप कम कर लीजिए। यदि इसमें हमें बताना पड़ेगा कि कितनी राशि हम कम करवाना चाहते हैं। जैसे 1 लाख करोड़ को हम 80,000 करोड़ करवाना चाहते हैं, मतलब 20,000 करोड़ रुपए की कमी, तो हम इसमें मेंशन करेंगे कि इसको इस लिमिट तक कम कर दिया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अब देखिए, यहाँ हम सरकार की पूरी की पूरी पॉलिसी से डिससेटिस्फाइड नहीं है, बट हमें कुछ स्पेशल उसमें ग्रीवियंस है। तो इस कंडीशन पे हम अपना विरोध जताने के लिए उस पर 100 रुपये की कटौती दर्शाते हैं। इसे हम कहते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। आप सभी जानते हैं कि अनुदान की जो मांगें होती हैं, इसमें जो वोटिंग का अधिकार होता है वो केवल और केवल लोकसभा को होता है। क्लियर है? केवल किसको होता है? लोकसभा को। और लोकसभा में मेजॉरिटी होती है सत्तारूढ़ पार्टी की। अब ये जो भी प्रस्ताव आप देख रहे हैं, ये प्रस्ताव को पास होने के लिए बहुमत चाहिए, तो बहुमत दूसरी पार्टी का होता ही नहीं है, तो ये प्रस्ताव पारित ही नहीं हो सकते। क्लियर है? यदि सत्तारूढ़ पार्टी बहुमत में है तो ये जो बहुमत में तो रहेगी, उनकी सरकार है, और यदि ये गलती से ये प्रस्ताव पारित हो गए तो सरकार को त्यागपत्र देना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं वो अविश्वास प्रस्ताव की कैटेगरी में काउंट होगा। क्लियर है? तो कटौती प्रस्ताव एक प्रकार से पारित नहीं हो पाते हैं क्योंकि सरकार का बहुमत रहता है और बजट में बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई है लोकसभा को। अनुदान मांगों पे भी जो वोटिंग है वो केवल और केवल लोकसभा में होती है, और बजट जो विनियोग विधेयक होता है वो भी धन विधेयक की कैटेगरी में ही आता है, और जो फाइनेंस बिल, इसमें जो वार्षिक वित्तीय विधेयक आप पढ़ेंगे वो भी धन विधेयक की प्रोसेस से ही पारित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, जो अनुदान मांगे हैं इस पे मतदान देने के लिए 26 दिन डिसाइड किए गए हैं कि 26 डेज के अंदर अंदर जो भी मांगे हैं इस पे वोटिंग हो जाए। क्लियर है? और इस पे वोटिंग की जो प्रोसेस चालू होती है वो मंत्रालय वाइज चालू होती है, डिपार्टमेंट वाइज चालू होती है। अब मान लीजिए 26 डेज तक बहुत सारी बातें, अलग अलग जो डिमांड थी उस पर वोटिंग नहीं हो पाई है, तो अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वो सबको एक साथ वोटिंग करा के 26वें दिन पारित करा देगा। इसे ही गिलोटिन कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि निश्चित समय सीमा के अंदर यदि कोई विधेयक पास होना हो और बहुत सारी बातें डिस्कस नहीं भी हुई हैं तो
तो उस पर हम 7 पे वोटिंग करा के उसको पारित करा देंगे। क्लियर है? इसे ही गिलोटिन कहा जाता है। 5वां आता है विनियोग विधेयक का पारित होना। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए, धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक का पारित होना जरूरी है। इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। ये एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? विनियोग विधेयक में सारी अनुदान मांगे और संचित निधि पे भारित व्यय, इसको हम कंपाइल करते हैं और विनियोग विधेयक लेके आते हैं। विनियोग विधेयक में अब कोई भी संशोधन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। विनियोग विधेयक में कोई संशोधन नहीं पेश किया जा सकता। और इस पे ये भी एक प्रकार का धन विधेयक है, मतलब लोकसभा की पावर ज़्यादा है। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, आप सभी जानते हैं भारत में 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। लोक लेखा निधि होता है, संचित निधि होता है और आकस्मिक निधि होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड की बात हो रही है और कंसोलिडेटेड फंड निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा। और विनियोग विधेयक में क्या आएगा? पूरी की पूरी अनुदान मांगे आ गई आपकी, जो कि अनुदान मांगे पास कर दी हैं लोकसभा ने। लेकिन लोकसभा ने पास करी है, इसका मतलब ये है संचित निधि से वो चाहते हैं कि ये पैसा निकाला जाए, लेकिन वो निकलेगा कैसे? विनियोग विधेयक से। तो हम इसको कंपाइल करके प्लस पूरे 4 सब्जेक्ट भी उस पर रखेंगे, इसको हम विनियोग विधेयक कहेंगे, फिर इसको हम पास कराएंगे। उसके बाद की प्रोसेस आप जानते हैं, वित्त विधेयक का पारित होना। इसे वार्षिक वित्त विधेयक भी कहते हैं। आने वाले साल के लिए जो भी प्रस्ताव बजट में है पैसा कमाने के लिए, टैक्सेशन से रिलेटेड, वो पूरे वित्त विधेयक में रहते हैं। इसे जब वित्त मंत्री का बजट भाषण होता है उसके बाद ही पेश कर दिया जाता है। ये फिर पारित हो जाता है लास्ट में। जब ये पारित हो जाता है तो आपका पूरा बजट पास हो गया और वित्त विधेयक में संशोधन लाया जा सकता है। तो ये थी पूरे आपकी बजट की प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और पूरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।